जय हिंद मित्रों, इस वीडियो में हम livehindustanCom में छपे लेख ब्रिक्स में बुलंद हो भारत की आवाज़ टॉपिक पर डिस्कशन करेंगे। यह दुनिया के 5 ताकतवर देशों का समूह है। 5 उभरते हुए देशों, 5 उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं का समूह है। इसमें कौन कौन से हैं तो ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, साउथ अफ्रीका और चाइना। ये पाँच देश हैं जो कि उभरती हुई अर्थव्यवस्थाएं हैं। ये निवेश और बाजार की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं। ये दुनिया की 42% आबादी का प्रतिनिधित्व करते हैं। दुनिया के 25% जीडीपी का निर्माण करते हैं। दुनिया में 17% वैश्विक बाजार का निर्माण करते हैं। इसमें न्यू डेवलपमेंट बैंक जैसी संकल्पना बनाई गई थी जो कि IMF वर्ल्ड बैंक को टक्कर देती है 2014 में ब्रिक्स के 6ठे शिखर सम्मेलन में। ब्रिक्स के ही एक सदस्य देश दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में हुए 15वें सम्मेलन में समूह के विस्तार पर जो सहमति बनी है, उसके बाद इस संगठन की दिशा और दशा दोनों में बदलाव की भरपूर संभावनाएं दिखने लगी हैं। इसमें कौन कौन से देश शामिल हुए हैं तो अर्जेंटीना, इजिप्ट, इथियोपिया, सऊदी अरेबिया, ईरान, UAE, ब्राज़ील, भारत, रूस, चीन और दक्षिण अफ्रीका। 5 देशों वाले इस समूह से लगभग 40 और देश जुड़ना चाहते हैं। 14 साल पहले जब भारत, ब्राज़ील, चीन और रूस ने मिलकर यह समूह बनाया था, सन 2009 में यह समूह बना था। दिसंबर 2010 में दक्षिण अफ्रीका को इसमें शामिल किया गया था। 2011 में इसकी पहली बैठक रूस में हुई थी और 6ठे बैठक 2014 में NDB का निर्माण हुआ था, न्यू डेवलपमेंट बैंक का निर्माण हुआ था। तब इसका उद्देश्य इन देशों में व्यापार और विकास को आगे बढ़ाना था। तो व्यापार और विकास को आगे बढ़ाना था शुरू में, लेकिन इसके 3 स्तंभ हैं। पहला राजनीतिक और सुरक्षागत स्तंभ, दूसरा वित्तीय और आर्थिक स्तंभ, तीसरा सांस्कृतिक और पीपल टू पीपल एक्सचेंज। इसके जो सहयोग के क्षेत्र हैं वो वित्तीय और आर्थिक क्षेत्र है, जिसमें 2 चीज़ें बनी हैं, न्यू डेवलपमेंट बैंक और ब्रिक आकस्मिक रिजर्व, है ना। ब्रिक आकस्मिक सहायता रिजर्व ऐसे करके है बना हुआ है। ब्रिक्स आकस्मिक रिजर्व व्यवस्था बनाई गई है, जिसके लिए अगर वित्तीय अस्थिरता की स्थिति उत्पन्न होती है तो पेमेंट ऑफ बैलेंस शीट को मेंटेन करने के लिए अल्पकालिक रूप में इसमें योगदान दिया जाता है। इसमें $100 बिलियन का कोष बनाया गया है, जिसमें $41 बिलियन का चाइना ने निवेश किया है, 18 बिलियन का भारत और रूस ने क्रमशः निवेश किया है, और दक्षिण अफ्रीका ने $5 बिलियन का निवेश किया है। अर्जेंटीना ने निवेश नहीं किया है। दक्षिण अफ्रीका इस समूह से साल 2010 से जुड़ा और उसके बाद से किसी भी देश को इस समूह में शामिल नहीं किया गया है। और इसके विस्तार की बात बार बार चल रही थी। भारत जो है इसके विस्तार की बात कर रहा था, और चाइना जो है आरोप लगाता है कि भारत इसके विस्तार के पक्ष में नहीं था, जबकि भारत बार बार इसकी विस्तार की बात उठाता रहा है। यहाँ तक कि G20 के बैठक में जो अफ्रीकी संघ है उसको एक सदस्य के रूप में शामिल करने की बात भी भारत ने किया था। ब्रिक्स के ताज़ा सम्मेलन का दूसरा बड़ा फोकस रहा सदस्य देशों का व्यापार। व्यापार में अगर देखें तो अवसंरचना, एक दूसरे के देशों में अवसंरचना का निर्माण, विनिर्माण, ऊर्जा, कृषि, व्यवसाय, वित्तीय सेवाएं, क्षेत्रीय विमानन, क्षमता स्तर का सामंजस्य, क्षमता विकास, ये सारे कार्य करते हैं। तो प्राथमिक क्षेत्र में देखें तो कृषि, व्यवसाय, ये सब काम है। अवसंरचना, विनिर्माण, ऊर्जा, कृषि, व्यवसाय, वित्तीय सेवाएं, क्षेत्रीय विमानन, क्षमता स्तर का सामंजस्य, क्षमता विकास, ये सारे व्यापार के प्रमुख मुद्दे हैं जो इसमें चलते हैं। साझा मुद्रा की चर्चा चल रही थी, जैसे SDR होता है, IMF की जो मुद्रा है SDR, वैसे ही ब्रिक्स की एक साझा मुद्रा की चर्चा तो एजेंडे से बाहर थी एजेंडे से, लेकिन इसकी जगह कई स्तरों पर इन देशों के स्थानीय मुद्रा में व्यापार को सरल बनाने पर जोर दिया गया। मसलन चीन और ब्राज़ील ने इसी साल समझौता किया है कि दोनों अपनी मुद्रा में ही व्यापार करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में साफ कहा कि भारत ब्रिक्स के विस्तार का समर्थन करता है, लेकिन इसमें सबकी सहमति के साथ आगे बढ़ना है। इसके लिए जो 5 सुझाव दिए गए हैं उनमें बहुत महत्वपूर्ण है कि ब्रिक्स के सदस्य देश सारी रुकावटों और बाधाओं को हटाएं, अपनी अपनी अर्थव्यवस्था में नई ऊर्जा भरने के लिए साथ आएं, विकास के नए अवसर पैदा किए जाएं और भविष्य की नई दिशा तय हो। एक तरह से भारत ने ब्रिक्स के विस्तार का उद्देश्य भी साफ कर दिया है।
ब्रिक्स देशों में दुनिया की 42% आबादी रहती है और विश्व के सकल घरेलू उत्पाद का 23% हिस्सा इन्हीं 5 देशों से आता है। कहीं कहीं 25 बताता है तो हम 25 मानते हैं। बहुत दिलचस्प होगा यह देखना कि इसमें अगर सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात जैसे देश भी शामिल हो जाएंगे तो इसका सामरिक और आर्थिक परिणाम क्या होगा। गौर करने वाली बात है कि भारत की तरफ से इस विस्तार पर पहले आशंका भी जताई गई थी और ब्राज़ील भी इसके बहुत पक्ष में नहीं था। एक आशंका हमेशा बनी रही कि कहीं ब्रिक्स के चीन केंद्रित गुट न बन जाए, क्योंकि चीन जो है ना पाकिस्तान को शामिल करना चाहता था। युद्ध के चलते रूस पर पश्चिमी देशों के कई आर्थिक प्रतिबंध लगे हुए हैं। ऐसे में रूस अब चीन के जूनियर पार्टनर के रूप में नजर आने लगा है। दुनिया ही नहीं, ब्रिक्स में भी रूस का पहले जैसा दबदबा नहीं रहा, जबकि चीन की आर्थिक हैसियत अभी ब्रिक्स गुट के अन्य देशों से ज़्यादा है। और सबसे बड़ी चुनौती भी यही है कि ब्रिक्स के देश जो हैं, जैसे ये चाइना है, ये रसिया है, ये इंडिया है, अर्जेंटीना, ब्राज़ील, ये 5 देश हैं फिलहाल, मतलब थे पहले ही, अब तो 11 हो गए हैं। तो इनका आपस में व्यापार कम होता है और इन चारों देशों का चीन से व्यापार ज़्यादा होता है। ये चुनौती है। और भी चुनौतियां हैं, जैसे कि रूस चाहता है कि ब्रिक्स का जो मंच है उसका प्रयोग किए जाएं जो यूएस लेड मल्टीलेटरल जो ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे नाटो है, यूरोपियन यूनियन है, उसको काउंटर करना उस उद्देश्य रसिया का। चाइना का उद्देश्य है कि तृतीय दुनिया का वो तीसरी दुनिया का नेतृत्वकर्ता बन जाए और ब्रिटेन वुड्स संस्थाओं का विरोध करें। जबकि इंडिया का उद्देश्य है कि तीनों स्तंभों को साथ में लेकर के साउथ, जो ग्लोबल साउथ की अवधारणा है, साउथ साउथ कोऑपरेशन है, उस पर कार्य करें। एक बड़ा सवाल यह पूछा जा रहा है कि क्या ब्रिक्स के जरिए चीन G7 जैसा एक समूह खड़ा करना चाहता है। क्या ब्रिक्स को पश्चिमी विरोधी गुट के तौर पर देखा जाएगा? इसका मुख्य उद्देश्य क्या सिर्फ कारोबार और आर्थिक सहयोग होगा या फिर यह वैश्विक जियोपॉलिटिक्स में एक नया अध्याय लिखेगा? क्या यह वंचित या विकासशील दुनिया अर्थात ग्लोबल साउथ को की मजबूती का एक जरिया बनेगा? फाइनेंशियल टाइम्स की एक रिपोर्ट बताती है कि चीन ब्रिक्स से G7 के मुकाबले खड़ा करना चाहता है। ऐसे में सबसे बड़ी दुविधा भारत के लिए होगी। अगर इसका स्वरूप नाटो विरोधी गुट जैसा बन जाता है तो भारत के लिए विश्व स्तर पर संतुलन बनाए रखने की चुनौती बड़ी हो जाएगी, क्योंकि भारत गुट निरपेक्षता की नीति का पालन करता है और एक समूह बना हुआ है इब्सा। 2003 में ब्राज़ीलिया उद्घोषणा के तहत इब्सा समूह बना हुआ है। दरअसल G7 की बैठकों में कुछ देशों को आमंत्रित किया जाता है, जिसे आउटरीच कंट्री कहा जाता है। आउटरीच कंट्री में कई सारे देश आते हैं, उसमें से 3 जो ब्रिक्स वाले देश हैं वो ये ब्राज़ील, इंडिया, साउथ अफ्रीका, इंडिया, ब्राज़ील, साउथ अफ्रीका, ये 3 देश हैं। इन 3 देशों का एक G3 गुट बना हुआ है, जिनका उद्देश्य है कि गुट निरपेक्षता की नीति का पालन करते हुए वैश्विक मंचों पर विकासशील देशों के मुद्दों को उठाना। तो अगर इसको नाटो का स्वरूप जैसा बन जाएगा तो गुट निरपेक्षता की नीति का जो पालन करते हैं इब्सा के समूह, उसका कहीं ना कहीं खंडन इसमें होता हुआ दिख सकता है। आज यह सर्वविदित तथ्य है कि दुनिया के स्तर पर नाना प्रकार के वैश्विक समूह जटिलता बढ़ाते चले जा रहे हैं। भारत की बात करें तो वह अभी ब्रिक्स का भी सदस्य है, पर साथ ही क्वाड में भी शामिल है। क्वाड में जापान, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और भारत सदस्य हैं। हालांकि इसकी स्थापना साल 2004 में उस भयंकर सुनामी के बाद की गई थी, जिसमें 14 देशों के लाखों लोग मारे गए थे। हिंद प्रशांत क्षेत्र में ऐसी बड़ी आपदाओं से एक साथ मिलकर जूझने के लिए ये देश साथ आए थे। कोविड के दौरान सितंबर 2021 में क्वाड देशों के नेता आमने सामने मिले। इसका फोकस रहा इन देशों में आपसी कारोबारी रिश्ते बढ़ाना, सुरक्षा और समुद्री सहयोग को मजबूत करना, साथ ही चीन की बढ़ती आक्रामकता और चुनौती का मुकाबला करना। यह भी साफ है कि चीन ने क्वाड को हमेशा हिंद प्रशांत क्षेत्र में चीन विरोधी गठबंधन के रूप में देखा है। भारत व अमेरिका की नौसेना जापान के साथ मिलकर जब युद्ध अभ्यास करती हैं तो चीन खुलकर आपत्ति जताता है। आज की वैश्विक विडंबना देखिए, फिर भी चीन और भारत ब्रिक्स में साथ रहने को विवश हैं। भारत की दुविधा यह है कि वह चीन को भी पूरी तरह से नाराज़ नहीं करना चाहता है, क्योंकि चीन परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह से बाहर भारत को बाहर कर सकता है। फिर भी हिंद प्रशांत क्षेत्र में चीन की बढ़ती आक्रामकता ने क्वाड 2.0 को नई शुरुआत दी है। ऐसा लगता है कि भारत ब्रिक्स की ओर झुके या क्वाड की ओर आने वाले समय में भारत के लिए संतुलन बनाने की चुनौती बनी रहेगी।
अमेरिका सहित दूसरे पश्चिमी देशों के साथ भारत के संबंध अच्छे हैं और रूस यूक्रेन युद्ध के दौरान भी भारत ने अपनी स्वतंत्र विदेश नीति अपनाई है, जिसमें वह रूस के खिलाफ भी नहीं है और शांति के पक्ष में भी नहीं है। डॉक्टर हाँ, भारत के लिए ब्रिक्स की एक सामरिक अहमियत है। आज बटी हुई दुनिया में भारत खुद को बीच में पाता है। ब्रिक्स एक अहम मंच है। भारत जहां रूस चीन कोड़ और अमेरिका के बीच संतुलन बना सकता है, तमाम समूहों के बीच भारत को अपना आर्थिक हित भी देखना है। आर्थिक वैश्विक पटल पर ब्रिक्स के देश अंतर्राष्ट्रीय लेन देन और कारोबार में सुधार की कोशिश में हैं। भारत की मौजूदगी यहाँ जरूरी है। चूँकि ब्रिक्स विकासशील देशों की आवाज़ बनता दिख रहा है, इसलिए उसमें भारत की आवाज़ बुलंद होनी चाहिए। पश्चिमी प्रभुत्व वाले वैश्विक संगठनों से दुनिया के अनेक देशों का मोहभंग हो रहा है। व्यापार के नियमों में बेईमानी, सख्त प्रतिबंध, गरीब देशों की ज़रूरतों की अनदेखी से भी ब्रिक्स जैसे संगठन को बल मिल रहा है। यह समूह शायद दुनिया में एक मजबूत विकल्प बनकर खड़ा हो रहा है। तो ये रहा इस वीडियो का डिस्कशन। पूरा देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद।